एक डेढ़ साल से लोग मुझे राहुल गांधी बोलते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि जब राहुल गांधी की तरह मेरा फेस चमकता है, दाढ़ी चमकती है, तो मुझे टी शर्ट भी राहुल गांधी जी की तरह पहननी चाहिए। आपको भी ठंड नहीं लगती? बिल्कुल ठंड नहीं लगती। राहुल गांधी जी को अगर ठंड लगेगी तो मुझे भी लगेगी, उन्हें नहीं लगेगी तो मुझे भी नहीं लगेगी। पंजाब के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, ऐसा माना जाता है। तो लगता है कि जो टूटी हुई कांग्रेस पंजाब की है उसको राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है वो जोड़ देगी। जब से मोदी सरकार आई है इस देश के अंदर नफरत ही नफरत फैल रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो पुराना नारा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, मोदी सरकार ने वो तोड़ कर रख दिया है बिल्कुल। एक गांधी ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी और दूसरा गांधी बीजेपी से मुक्त कराएगा देश को, ये हमारा नारा है। जितने भी केंद्र में पार्टी रही हैं सब ने 55 लाख करोड़ का कर्ज दिया था, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 8 सालों के अंदर 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। अब आप हिसाब लगाइए, 67 सालों के अंदर 55 लाख करोड़ और 8 सालों के अंदर 85 लाख करोड़। वो कहते हैं हमने डेवलपमेंट की है इस पैसे से। डेवलपमेंट क्या की है? विधायक खरीदे हैं और क्या किया है डेवलपमेंट? कुछ नहीं किया। विधायक खरीदे, मंत्री खरीदे, अपनी सरकार बनाते दूसरे की तोड़ते हैं। जब 2017 से 22 तक कांग्रेस की सरकार आई तो आजकल देखा जा रहा है कि वो विधायक और मंत्री सभी किसी और पार्टी में, मोस्टली जो है बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपको मिलता है, अगर वो बिकाऊ थे इसीलिए खरीदे जा रहे हैं। नहीं, वो बिकाऊ नहीं थे सर। हमारे देश के अंदर ये है, तुम अगर अभी मैं आपको ये कह दूं कि सुबह तक तुम यहाँ मिलोगे नहीं, तो तुम्हें अगर अपनी जान बचानी और अपना परिवार बचाना है ना, तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो वफादार नहीं थे फिर कांग्रेस के, ऐसा लगता है? वफादार थे लेकिन अपनी जान का खतरा था उन्हें। आमतौर पर एक इल्जाम लगता है कांग्रेस पे कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं कि पहले बाप था, फिर बेटा था, फिर पोता था। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा होता है। मानते इस बात को? मेरी बात सुनिए, मैं उसका आपका जवाब दूंगा। अब आप अमित शाह जी को देख लीजिए, उनके बेटे किस पोस्ट पर है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? रोजगार के लिए 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए 2 करोड़, तो 2 करोड़ इन्होंने 2000 नौकरी नहीं दी। 15 लाख का तो बोला, वो तो आगे होंगे आपके पास। 15 लाख? अरे यार, राशन कार्ड काट दिए इन कमीनों ने। तो बताइए, हम तो वैसे भी कांग्रेसी, इन्होंने तो हमारा राशन कार्ड भी काट दिए होंगे। राशन कार्ड भी काट देते हाँ, हैं। हमें राशन नहीं मिलता सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ गांधी जी ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਨੇ। गलबात करते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल चौधरी है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। फैसल जी जी बिल्कुल, तो आपने राहुल जी जैसी लुक बना रखी है, वही टी शर्ट है, वैसी ही दाढ़ी है। जी। तो क्या ऐसा लगा कि नहीं राहुल गांधी बनना पड़ेगा? देखिए, मैं राहुल गांधी नहीं बन सकता। राहुल गांधी तो बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं और हमारी पार्टी का आला कमान है, उच्च लेवल के नेता हैं। मैं तो उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सही पूछो तो बात यह है, मैं तो एक लोकल कार्यकर्ता हूँ मेरठ का। दूसरी बात यह है, 1-1.5 साल से लोग मुझे राहुल गांधी बोलते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि जब राहुल गांधी की तरह मेरा फेस चमकता है, दाढ़ी चमकती है, तो मुझे टी शर्ट भी राहुल गांधी जी की तरह पहननी चाहिए। आपको भी ठंड नहीं लगती? बिल्कुल ठंड नहीं लगती। राहुल गांधी जी को अगर ठंड लगेगी तो मुझे भी लगेगी, उन्हें नहीं लगेगी तो मुझे भी नहीं लगेगी। तो कितने दिन से इस यात्रा से जुड़े हैं आप और कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? मैं दिल्ली से इस यात्रा में जुड़ा था और दिल्ली से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा हूँ। अभी आप कुछ थके या अभी राहुल गांधी जी की तरह आप भी नहीं थकते हो? नहीं, हम नहीं थकते। देखो, मैं पूरे दिन चल के आया हूँ और अब आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। तो अभी देखा जाए कि जिस तरह तमाम भारत से जहाँ से ये यात्रा गुजर कर आ रही है तो लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। तो पंजाब में आपको लगता है कि इसको लेके कुछ बड़ी चुनौतियाँ हो सकती है? देखिए, लोगों का समर्थन, मैं जहाँ यात्रा में जुड़ा हूँ वहाँ लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत अच्छा समर्थन मिला है हमें। यात्रा के लिए अटूट समर्थन मिला है। इतना समर्थन हमने कभी किसी पार्टी के लिए नहीं देखा। ये यात्रा सफल रहेगी और पंजाब में हमने अब एंट्री की है। इसका हम असर कल देखते हैं, कल क्या असर दिखाता है। पंजाब के लोग कितने
यात्रा में जुड़ते हैं, कितने नहीं जुड़ते हैं। पंजाब के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, ऐसा माना जाता है। तो लगता है कि जो टूटी हुई कांग्रेस पंजाब की है उसको राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है वो जोड़ देगी। बिल्कुल। देखिए, ये यात्रा सबसे पहली बात तो यह है किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं की गई है। ये यात्रा जो की गई है किसानों के मुद्दे के लिए, मजदूर के मुद्दे के लिए, और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी और भाईचारा जो ख़त्म हो चुका है उसे जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो अब तक जो मूवमेंट्स थी आपने काफ़ी दिनों से इस तो कैसे क्या क्या मूवमेंट्स आपको ऑब्जर्व किया आपने कि यार इस चीज़ को लेके मेरे को जुड़ना चाहिए इस यात्रा में? क्या ऐसे पल थे जो आपके लिए हमेशा के लिए रिमाइंडर्स रहेंगे, ऐसा क्या कुछ था? भारत जोड़ो यात्रा खुद एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। भारत जोड़ो यात्रा हमें पूरी उम्र याद रहेगी। इस यात्रा को हम कभी नहीं भूल सकते। राहुल जी ने ये यात्रा ऐसे टाइम पे निकाली है जहाँ पे कोई लोग सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात, राहुल जी एक टी शर्ट में चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस कड़ाके की ठंड में राहुल जी टी शर्ट में चल रहे हैं और आप वो कवरेज देख ही सकते हो रोजाना। तो आपको लगता है ऐसा कि एक पैदल यात्रा से, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई, तो लगता है एक पैदल यात्रा से इस तरह की लड़ाइयों को जीता जा सकता है? पैदल यात्रा से हम लोगों को जो अंदर नफरत भरी हुई है हम उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों को जो बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग सोए हुए हैं हम उन्हें जगाने आए हैं। लोग जागें और देखें कि हाँ इस देश में कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, कितनी नफरत फैली हुई है आपस में। जब से मोदी सरकार आई है इस देश के अंदर नफरत ही नफरत फैल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो पुराना नारा था ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, मोदी सरकार ने वो तोड़ कर रख दिया है बिल्कुल। जी चलो, अब आपने पॉलिटिकल थोड़े क्वेश्चन हो गए, अब मैं एक दो अच्छे आपसे। तो आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, अभी नहीं हुई। आपकी भी शादी नहीं हुई, राहुल जी की भी नहीं हुई है, इसीलिए तो नहीं कराई यहीं पे कि राहुल जी शादी नहीं करा तो मैं भी शादी नहीं करा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये मेरे पिताजी गुजर चुके हैं 6 साल पहले और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे घर की भी परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है और अपनी भी जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी भी है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ तो इस वजह से मुझे पार्टी की जिम्मेदारी सबसे पहले दिखाई देती है। अभी जो हरियाणा से, राजस्थान से गुजर के वहाँ पे कैसा रहा माहौल, कैसा रहा? हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अंदर बहुत अच्छा माहौल रहा। और हम देखते हैं कि जहाँ से यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, वहाँ से अब तक जितने भी स्टेट पड़े हैं वो पिछले स्टेट से अलग ही दिखते हैं। अगला स्टेट उसमें पिछले स्टेट का रिकॉर्ड अगला स्टेट तोड़ देता है बिल्कुल। इतना भारी समर्थन राहुल जी को मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है पब्लिक का। इसमें राहुल जी का योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। राहुल जी अपनी चैन की नींद खोकर पब्लिक के बीच चल रहे हैं, इससे बड़ा योगदान क्या होगा? तो लगता है जैसे आपने बताया कि चैन की नींद तो राहुल जी ने छोड़ दी है, तो जो सत्ताधारी है उनकी भी नींदें उड़ेंगी, जिन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी के खिलाफ है, लेकिन बेरोजगारी तो उन्हीं की वजह से है जो सत्ता के अंदर है। तो लगता है उन तक ये बातें पहुँचेगी, उनकी नींदें भी उड़ेंगी? भाई साहब, उड़ेंगी नहीं, उड़ चुकी हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। अब देखिए, रात दिन वो राहुल गांधी जी के ऊपर तरह तरह के प्रोपेगेंडे लगाते हैं, तंज कसते हैं, तरह तरह के वो इफ़ेक्ट करते हैं। उनकी जो सोशल मीडिया है वो कुछ अलग ही पेश करती है। अब कल का ही फ़ोटो देख लीजिए आप, राहुल गांधी जी उसमें चाय या दूध पी रहे थे और उसमें उन्होंने एडिट करके उसे अल्कोहल में तब्दील कर दिया, बदल दिया उसे नॉन वेज बदल दिया। उसमें वहाँ पे चिकन रख दिया उनकी जगह। जो हल्का खाना था वो उनका पूरी वगैरह थी, उसकी जगह उन्होंने चिकन रख दिया उसे एडिट करके। तो राहुल गांधी जी की वजह से पूरी मोदी सरकार की नींद तो पूरी तरह से उड़ चुकी है और वो परेशान है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रोका जाए। लेकिन ये यात्रा रुकेगी नहीं। हमने बहुत सारे स्टेट पार कर चुके हैं और हम हमारे 2-3 स्टेट और बचे हैं और हम जम्मू कश्मीर में झंडा लहरा कर ही वापस आएंगे। जैसे आपने बताया कि चाहे इस यात्रा के जो मकसद है वो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन कहीं पे लगता है कि 2024 में एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने होगा। कांग्रेस उसमें परफॉर्म, बतौर आप कांग्रेस वर्कर भी हैं, तो लगता है कि 2024 का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर पाएगी कांग्रेस, परफॉर्म कर पाएगी? कांग्रेस परफॉर्म की बात कर रहे हो आप, कांग्रेस इसमें जीत हासिल करेगी और अच्छी वाली जीत हासिल करेगी। कांग्रेस
अब की बार 2024 में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री सीट पर बैठेगा। और सर वो होंगे हमारे राहुल गांधी। और बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे सर, हमारे जन जन के दिल में बसे हुए हैं और वो जरूर सत्ता में आएंगे। और हम लोग किस लिए हैं, हम कार्यकर्ता किस लिए हैं, हम करेंगे उनके लिए, हम मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और जो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा है तो उसका सहयोग देने में तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक गांधी ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी और दूसरा गांधी बीजेपी से मुक्त कराएगा देश को, ये हमारा नारा है और हम मानते हैं। मोदी जी भी ऐसी बात तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम भारत की जनता के बारे में सोचते हैं। हम सर अगर वो भारत की जनता के बारे में सोच रहे होते तो आज नक्शा देश का कुछ और होता, हम बिके हुए नहीं होते। यहाँ तो सर गरीब, अगर मोदी जी देश की जनता के बारे में सोचते, मैं आपको एक पुराना एक सर्वे बताता हूँ। आज़ादी के बाद 2014 तक जितने भी केंद्र में पार्टी रही हैं सबने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 8 सालों के अंदर 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। अब आप हिसाब लगाइए, 67 सालों के अंदर 55 लाख करोड़ और 8 सालों के अंदर 85 लाख करोड़। वो कहते हैं हमने डेवलपमेंट की है इस पैसे से। डेवलपमेंट क्या की है? विधायक खरीदे हैं और क्या किया है डेवलपमेंट? कुछ नहीं किया। विधायक खरीदे, मंत्री खरीदे, अपनी सरकार बनाते दूसरे की तोड़ते हैं। विधायक खरीदे और कुछ नहीं किया उन्होंने। भाई साहब एक ऐसे बताओ मेरे को कि पंजाब के अंदर जो पुराने कांग्रेस के विधायक थे या मंत्री थे, जब 2017 से 22 तक कांग्रेस की सरकार आई, तो आजकल देखा जा रहा है कि वो विधायक और मंत्री सभी किसी और पार्टी में, मोस्टली जो है बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपको मिलता है, अगर वो बिकाऊ थे इसीलिए खरीदे जा रहे हैं। नहीं वो बिकाऊ नहीं थे सर, हमारे देश के अंदर ये है, तुम अगर अभी मैं आपको ये कह दूं कि सुबह तक तुम यहाँ मिलोगे नहीं, तो तुम्हें अगर अपनी जान बचानी और अपना परिवार बचाना है ना, तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो वफादार नहीं थे फिर कांग्रेस के, ऐसा लगता है आपको? वफादार थे लेकिन अपनी जान का खतरा था उन्हें। जान का भी खतरा था। नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी टीम ने जो भी कुछ बोला, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अब कोई हमसे अगर बोले कि भाई आपको ये खतरा है, हम तुम्हें मार देंगे, तो हम अपना बचाव तो करेंगे। बीजेपी में चल जाओगे अगर बीजेपी से। दूसरी बात, अगर मेरी बात ऊपर आती है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने जितने जुल्म सहे हैं ना बीजेपी के, कोई नेता नहीं, किसी ने नहीं सहे। एक वही एक बंदा ऐसा था जो आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा इस देश के लिए, क्योंकि गांधी है तो सब कुछ है, गांधी नहीं तो कुछ नहीं, ये हमें पता है। आमतौर पर एक इल्जाम लगता है कांग्रेस पे कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, कि पहले बाप था, फिर बेटा था, फिर पोता था, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा होता है, आप मानते हैं इस बात को? मेरी बात सुनिए, मैं उसका आपका जवाब दूंगा। अब आप अमित शाह जी को देख लीजिए, उनके बेटे किस पोस्ट पर है, क्या वो परिवारवाद नहीं है या नहीं है? आप इसका आंसर दीजिए, वो आप सभी से पूछ लिए, वो परिवारवाद है या नहीं है? नरेंद्र मोदी जी के तो कुछ है ही नहीं, उनका परिवार चलेगा कहाँ से? नहीं, उन्होंने प्रहलाद मोदी को आगे कर रखा है, प्रहलाद मोदी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्रहलाद मोदी को आगे कर रखा है। दूसरी बात ये है, जो वो भी अपने भाई जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी की माता खत्म हुई हैं, वो गुजरी हैं अभी कुछ दिनों पहले। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वाइफ को, अपनी घरवाली को एक उनके घर के अंदर उन्होंने नज़रबंद कर दिया। क्या ये गलत नहीं है? हिंदू परंपरा के अंदर ये होता है कि जब बहू की सास मरती है, गुजरती है, तो वो उसके पैर छूती है, माफ़ी साफ़ी मांगती है, जो भी कुछ करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये देश की जनता पूछना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें उनके घर से निकलने से पहले ही उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया, वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दी, इतनी पुलिस फोर्स लगा दी बहुत ज़्यादा। उनकी वाइफ ने उनसे, पुलिस वालों से पूछा कि आपने मुझे यहाँ पे कैद क्यों कर रखा? तो पुलिस वालों ने ये जवाब दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर से ऑर्डर है, वो राहुल जी के ऑर्डर तो थे नहीं, नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर थे। अब जब नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देश की जनता सवाल पूछती है। एक बहू को उसकी सास के गुजरने पे वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचने दिया? आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी अपनी वाइफ से? जी, क्या मामला था? सर वो हम भी कहेंगे, एक महिला होने के नाते मैं भी इस बात को कहूँगी कि अगर महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करें, ये तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनसे तो बेटियाँ खुद नहीं बच रही हैं, ये तो दूसरों की बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। वो भी तो किसी की बेटी थी जी, जिसका इन्होंने ये नाश किया। अब आप ही बताओ, हम कैसे विश्वास कर रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री पे?
विश्वास नहीं है प्रधान? बिल्कुल नहीं है किसी मतलब से। चाहोगी इस बार? बिल्कुल बदलेंगे जी, बिल्कुल बदल के रहेगा। इस बात पे विश्वास है इस बार? देश की जनता पे देश विश्वास है। जनता त्रस्त हो चुकी है, दुखी हो चुकी है। शामली में लोग कहते हैं जी बीजेपी का गढ़ था, वहाँ लोग रो रहे थे। लोग रो रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी हम आपके साथ हैं, और इतना जन सैलाब था जो किसी ने सोचा नहीं था। सर बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी इतना लोगों से मिल के आए हैं, जन जन को गले लगा के आए हैं। तो ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है भाई? बिल्कुल लगता है, देश की जनता समझ चुकी है, इस भारतीय जनता पार्टी की नोटंकी सब कुछ समझ चुकी है। ये ड्रामेबाज है, ये बिल्कुल ड्रामेबाज है और झूठ बोलने का है। झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने वादा किया था रोजगार के लिए 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए। 2 करोड़ तो 2 करोड़, इन्होंने 2000 नौकरी नहीं दी। 15 लाख का तो बोला, वो तो आगे होंगे आपके पास। 15 लाख, अरे यार राशन कार्ड काट दिए इन कमीनों ने। तो बताइए, हम तो वैसे भी कांग्रेसी, इन्होंने तो हमारा राशन कार्ड भी काट दिए होंगे। राशन कार्ड भी काट हाँ, देते हैं। हमें राशन नहीं मिलता सर, हमारा चेक करवा लीजिए कहीं पे भी, हमें राशन नहीं मिलता। हमें ये दूसरी बात, जो मोटे मोटे चावल देते हैं ना लोगों को, हमें वो भी नहीं मिल रहे। और सर ना तो हमें केजरीवाल का चाहिए फ्री का, और ना ही हमें चाहिए नरेंद्र मोदी का, और ना हमें योगी जी से कुछ चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ शांति चाहिए अपने देश के अंदर, और हमारे रेहड़ी पटरी वाले मजदूरों को काम चाहिए। अब शांति के लिए तो मोदी जी भी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। हाँ, वो 56 इंच का सीना दिखाने का है, सिर्फ 56 इंच का सीना ये होता है। देखो राहुल जी कैसे, वो पंजाब से डर के भागे हैं। रा- आप क्या बात कर रहे हो? पंजाब से डर के भागे हैं, मुख्यमंत्री को ये बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और धन्यवाद आपका कि मैं जान बचा के वहाँ से आया। सर यहाँ क्या हो रहा था बताओ? हम पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई हमें। सुनिए 56 इंच का सीना इसमें देखा जाता है। राहुल जी आए, सीना चौड़ा करके आए, टी शर्ट में चल रहे हैं, जाड़े के मौसम में चल रहे हैं, सीना होता है ये 56 इंच का, वो नहीं होता। वो कहते हैं कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। वो लाल आंखें कहाँ गई? वहाँ के जो फौजी है, हमारे फौजियों के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, वो तो हमारे फौजियों की बहादुरी समझो, जो उन्होंने लाठी डंडों से उन्हें पीट कर भागाया अपने देश से। 56 इंच का सीना कोई नहीं है, लाल आंखें कहीं नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बढ़ावा है, दिखावा है और कुछ नहीं है, फेंक है। 15 लाख का वादा क्या था? 2 करोड़ नौकरी का वादा क्या था? कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? कहाँ गए वो 15 लाख? कहीं कुछ नहीं मिला है। कहने की फेंकू सरकार है, इसको अगर फेंकू नाम दिया तो गलत नहीं दिया। बहुत जबरदस्त वाली फेंकू सरकार है। अपने तो सारे मंत्री इनके टूटे पड़े हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी कहाँ हैं? समझ रहे हैं आप? शत्रुघ्न सिन्हा जी नहीं है। बात बता रहे हैं, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी जब अधिवेशन चल रहा था तो मोदी जी पहले बैठ के अपना खाना खा रहे थे, और जब चीन के राष्ट्रपति आए थे तो वो उठ के गए उनके पास अपनी वार्ता रखने के लिए। वो क्या इस बात की वार्ता नहीं रख सकते थे कि आप हमारी रेंज के अंदर आ गए हैं? वो ये बातें कह सकते थे कि हाँ आप हमारे दायरे के अंदर आ गए हैं, आपने जो बंकस बनाए हैं, जो घर बनाए हो, आप उसको हटाइए। हमारे देश को चिंता हो रही है इस चीज़ के विषय पे। तो ऐसा लगता है आपको कि बयान कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है? ये इतिहास रहा है भाजपा का पूरा, और मोदी जी जो शुरू से झूठी उम्मीदें दे के उन्होंने देश में सरकार बनाई, उन्होंने कौन सा सेक्टर नहीं छोड़ा। पहले बोलते थे कि ईमानदारी से आप काम कीजिए, सरकारी लोगों को बोला उन्होंने ईमानदारी से काम कीजिए, 5 से 10% की रिबेट देंगे। किसको मिली आज की डेट में रिबेट बताइए? 2 करोड़ रोजगार की इन्होंने बात करी। इन्होंने रोजगार दिए हैं कि इन्होंने लाखों 40 लाख रोजगार इन्होंने छीन लिए थे एक बार में, एक झटके में छीना था। क्या उस समय बाकी सरकार, मीडिया या कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकता था ये चीज़ें? एक ऐसा बताओ, जैसे आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार, वो तो बोल रहे हैं कि हम कॉरपोरेट घरानों को मजबूत कर रहे हैं, वो रोजगार तो वो रोजगार। सर आप ये बताइए, हमारा देश गरीबों का देश है। पहले हम लोग कृषि प्रधान देश कहे जाते थे। आज क्या किसानों की हालत है? अगर किसानों की हालत अच्छी होती तो किसानों को वहाँ मरने के लिए ना छोड़ दिया जाता। वहाँ लोग रोज आत्महत्या बता के कर रहे थे। ये चाहते तो खड़े हो सकते थे, एक बार बयान दे सकते थे कि हाँ भैया हम खड़े हैं आपके साथ। वो किसी के साथ नहीं खड़े थे। वो उस समय कॉर्पोरेट घरानों के साथ खड़े थे, अपना जहाँ पे उनको जाना था, आना था, वहाँ पे जाते थे। पुलवामा के समय पे उनको क्या वहाँ पे डिस्कवरी चैनल वाले के साथ खड़े होकर अपना फ़ोटोशूट करना ज़रूरी था? प्रियंका जी उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिगुल फूंक चुका था। प्रियंका जी पीसीसी में खड़े होकर वहाँ पर सबके लिए सारा उन्होंने कार्यक्रम निरस्त करके
वो शांति के लिए खड़ी हो गई कि हाँ भैया आज हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने देश को देखेंगे, देश के सैनिकों को देखेंगे, उस परिवार की पीड़ा के साथ खड़े होंगे जो परिवार पूरा एक साथ हमेशा हम लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। धन्यवाद।